Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी के प्रीवियस टॉपिक्स को आज के क्लास के अंदर फिर से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चले जाते हैं। हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे नेशनल मूवमेंट को। दो चैप्टर है नेशनल मूवमेंट के ऊपर, या एक पूरा चैप्टर है कि कैसे 1870 से लेकर 1947 के बीच में इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। एंड एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ। और मेरा सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग भी जानते हो, वो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। कोर सब्जेक्ट है जहां पे मैं डेडिकेटेड वे के अंदर स्टूडेंट्स के साथ तैयारी कराता हूं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर आपके साथ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करा रहा हूं। साथों साथ मैं यहां पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूं। अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आप लोग को जानकारी होगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो मैं आपको वेलकम करूंगा, आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस। एंड अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना हो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा और आपको अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स देख पाओगे। मेन एडवांटेज इसका यही है कि आप जितनी भी बार रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहो वो भी देख सकते हो। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, यहाँ पे मेरे भी कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है। और आपको मेरे साथ जब आप जुड़ोगे और जब आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आओगे तो मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पे डेडिकेटेड वे के अंदर कराऊंगा। सो दैट इंक्लूड्स ऑल द पोर्शंस ऑफ हिस्ट्री। ये सब जनरल स्टडीज हिस्ट्री के लिए आपको काम में आने वाले टॉपिक्स हैं। और आपको क्या करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज द कोड PN Live। आई विल बी कनेक्टेड टू यू डायरेक्टली, मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊंगा और आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर तैयारी कराऊंगा। ये कोड को यूज करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, दूसरा ये होगा कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन द ओवरऑल आई वुड से फीस एज वेल। ठीक है, मेरे जितने भी कोर्सेज की PDF है, PPTs है, जो स्लाइड्स होती है वो भी मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूं। इसके सिवा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि खाली आप ये कोड यूज करोगे तो खाली हिस्ट्री के ही क्लासेस देखना है। नो माय फ्रेंड, आपको सब हर एक एजुकेटर के क्लासेस आप देख पाओगे, रिकॉर्डेड क्लासेस है, आंसर राइटिंग है, सब कुछ आपके अंदर कवर हो जाएगा। तो आई वेलकम यू ऑल, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 ईयर का प्रिपरेशन आराम से करना पड़ेगा या 2 ईयर का करना पड़ेगा। द रीजन 1 ईयर एंड 2 ईयर इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस इज ओनली कि क्योंकि आपको फाउंडेशन करना है। मेरे हिस्ट्री के कोर्स करीबन 8 महीने के आसपास चलते हैं, 8 से 10 महीना, मतलब पूरा फाउंडेशन कराऊंगा मैं। तो लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपके ग्रेजुएशन के कम लेवल का पूछता है हिस्ट्री, और बहुत ही ओपिनियटेड क्वेश्चंस भी आजकल पूछने शुरू किए, तो हमको डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 44,000 इज द फी फॉर 1 ईयर। आफ्टर यूजिंग द कोड आपकी 10% डिस्काउंट होगा। 2 ईयर्स के 64,000 है, यहां पे भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो आफ्टर यूजिंग द कोड। एंड बेस्ट पार्ट इज यू विल बी कनेक्टेड विथ मी। इसके सिवा अनअकैडमी एक और सब्सक्रिप्शन लेके आया जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये वो सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा। तो एज ए टीचर मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और एक और मेंटर दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन। तो आपको 2 लोगों की गाइडेंस मिलेगी। यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस ऑफ 2 पर्सन्स। मेरी तो गाइडेंस मिलेगी ही क्योंकि आप मेरे कोड के थ्रू अनअकैडमी के ऊपर आ रहे हो। इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो बहुत ही एक्सपीरियंस मैं कहूंगा मेंटर्स है, जिनका खुद का यूपीएससी के फील्ड के अंदर बहुत अच्छा अनुभव है। वो मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको प्रोफाइल रिव्यू करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हो और अनअकैडमी प्लस के ऊपर हमारे साथ एक अच्छी आपकी जो जर्नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन की, उसको फंडामेंटली हम लोग फाउंडेशन के साथ तैयार करेंगे और आपका जो गोल है वो हमारा गोल बना के हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको ज्यादा फायदा कराएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको जो प्लस के अंदर एडवांटेज मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, उसके सिवा आंसर राइटिंग, स्टडी प्लान और पर्सनलाइज फीडबैक, आपको डे टू डे प्रोफाइल रिव्यू, ये सब कराया जाएगा। तो एक मेंटर के द्वारा कराया जाएगा। दिस विल बी अ डेडिकेटेड न्यू पर्सन अलॉटेड टू यू एक्सक्लूसिवली। और अभी आज की तारीख में एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ये आपकी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो डाउनलोड कीजिए एंड प्लीज ज्वाइन दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यू आर सपोज टू डू एंड यूज द PN Live रेफरल कोड। यहां पे भी अगर आपने PN Live रेफरल कोड यूज किया, 2 ईयर्स की 99,000 है। आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको यहां पे भी डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की 64,000 है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां पे पर्सनल कोचिंग आपको दी जाएगी। ये 57,600 में कंक्लूड होगी। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को, आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत डेडिकेटेड वे के अंदर तैयारी करेंगे। इसके सिवा मेरे कोर्सेज चालू है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी चालू है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार के ऊपर है। भविष्य के अंदर एंशियंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज भी आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आ रहा है। तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, PN Live कोड यूज करिएगा।
यहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ अनअकैडमी के ऊपर। आप यहाँ पे ये फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल है प्रतीक यूपीएससी, प्लीज इसके अंदर ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको मेरे क्लासेस का अपडेट और पूरी डिटेलिंग भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं आज के सेशन के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फर्दर डेवलपमेंट के रूप के ऊपर नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत डेवलपमेंट हुआ। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वी फाइंड कि कैसे नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो 1870 का एडवांसमेंट है वो कैसे आगे चलता है। अब देखो मेन कोर टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को बहुत डिटेल वे के अंदर पढ़ा था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर समाज सुधार कैसे हुआ, किस प्रकार से लेबर रिफॉर्म्स, कास्ट रिफॉर्म्स, वुमेन सेंट्रिक इश्यूज को हाईलाइट कराया गया और इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उसने किस तरह से लोगों को एक नई दिशा दी कि हमको क्या करना है। और यहां से ही एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन का कैसे शुरुआत हो गई, हाउ द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, हाउ द इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। इसके ऊपर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री को समझा है तो हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो किताबों के अंदर हमने देखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो अगर आप चैप्टर वाइज देखने की कोशिश करोगे, तो हमने ये देखा है कि कंपनी का कैसे भारत के अंदर आगमन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी कैसे साम्राज्य विस्तरण करती है, धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कैसे किए, ट्राइबल एरियाज को कैसे कंट्रोल किया, 1857 में भारत के लोगों ने रिवॉल्ट किया, कुछ नहीं हुआ, इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ दिया गया और आखिर के अंदर इंडिया के अंदर एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए। वहां से ही ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा खत्म हुआ एंड द सेकंड पार्ट विच विल बी स्टार्टिंग इन द मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज नोन एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक का पीरियड में चलेगा। एनसीईआरटी में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया गया है और किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये जो चैप्टर है उसकी शुरुआत आपको एक फोटोग्राफ से दी गई है और अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो फोटोग्राफ है ये दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो यू माइट बी अवेयर 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ये क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे फंडामेंटल मूवमेंट था जिसने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिला दिया था, क्योंकि अब भारत के लोगों का सब्र जो है, इंडिया के लोगों का जो पेशेंस है, वो पेशेंस बहुत ही एक्सट्रीम वे के अंदर चला जाता है। बिकॉज इंडिया के लोगों का पेशेंस बहुत एक्सट्रीम वे के अंदर चला गया तो इट रिजल्टेड इनटू अ लार्ज स्केल रिवॉल्ट बाय द पीपल। इनफैक्ट उसी को क्विट इंडिया कहते हैं। 8 एंड 9 अगस्त 1942 के दिन हुआ था। 8 और 9 अगस्त 1942 के दिन आपको ये क्विट इंडिया मूवमेंट की ऑफिशियल शुरुआत मिलेगी और इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नेशनल मूवमेंट के अंदर मिलेगा। अब हम लोग ये पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट है 1870 ऑनवर्ड से, उसका पूरा इतिहास देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। एनसीईआरटी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी किस तरह से चैप्टर की शुरुआत करती है और फिर धीरे धीरे मैं आपको एक टाइमलाइन के हिसाब से नेशनल मूवमेंट को पढ़ाऊंगा। यहाँ के आगे के 4, 5, 10 क्लास जो भी है मेरे दोस्तों, उसको आप बहुत अच्छी तरह से मुझे फॉलो करिएगा। द रीजन आई एम टेलिंग यू कि आप मुझे अच्छी तरह से फॉलो करो, क्योंकि आपको यहां से बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो प्रीलिम्स के अंदर भी आते हैं। इनफैक्ट यहां से बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको समझने जरूरी है व्हेन यू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ द हिस्ट्री। और जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो भी आपको उसके अंदर फायदे कारक रहेंगे। अब आप समझने की कोशिश करो कि सबसे पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया होता है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत के अंदर पूरा साम्राज्य बनाने की शुरुआत की। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये देख लिया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर नया नया कानूनी प्रावधान लेके आए, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, सिविल सर्विसेज एक्ट है, जैसे ही काउंसिल्स एक्ट आपको मिलेगा 1861 के अंदर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत के अंदर ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को विदाई दे दी और कहा कि भाई अब कंपनी का कोई राज भारत के ऊपर नहीं रहेगा। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कंपनी के आगमन के कारण भारत के किसानों की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे एंड बिकॉज द कंपनी को दीवानी राइट्स, तो कंपनी ने इंडिया के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को शुरू किया। कंपनी ने बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस लाने की शुरुआत की, इंक्लूडिंग ट्राइबल कम्युनिटी जो थी। तो मैंने आपको पूरा मैपिंग कराया था कि इंडिया के कौन से ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी की हालत क्या हो जाती है उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिश के आगमन के कारण इंडिया में किस प्रकार के एजुकेशनल चेंजेस हुए और भारत के लोग इनफैक्ट ये एजुकेशनल चेंजेस के कारण कैसे गुलाम बन जाते हैं। तो एंग्लिसाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू होता है। हमने पढ़ने की कोशिश की थी
कि कैसे एंग्लिसाइज करने की कोशिश की जाती है इंडिया की सोसाइटी को, और भारत के लोगों को कहा जाता है कि हम तुमको अंग्रेज बनाएंगे, वी विल मेक यू द ब्रिटिश। हम लोग आपको इस तरह से ऐसी शासन पद्धति के अंदर रख देंगे जहां पे आपका साम्राज्य या आप इनफैक्ट हमारे लिए मदद कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। इसके सिवा हमने कल के क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी देखा कि कैसे इंडिया के अंदर वुमेन, कास्ट सिस्टम और सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन से लेके अलग अलग लोग जो थे उनका किस प्रकार से योगदान होता है वो भी देखने की कोशिश की थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1857 का रिवॉल्ट और उसका आउटकम क्या रहा, इंक्लूडिंग भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी क्या इंपैक्ट होता है वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो इतना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास। आज के सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। अब मेरे साथ बने रहिएगा, आगे के 3, 4, 5 सेशन जो भी ये चैप्टर कंप्लीट कराने में लगेंगे उसमें मैं आपको पूरा राष्ट्रवाद का स्टोरी बताऊंगा। अब आप यहां से ही फिर से व्हाइट बोर्ड अप्रोच के ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 1870s का इंडिया कैसा हुआ करता था, और देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे उभर के आया। अब आप समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों कि नेशनलिज्म जिसे हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में पहचानते हैं ये क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म ऑल अबाउट। पहला तो आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग नेशनलिज्म के साथ साथ जब समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद कैसे उभर के आया। तो उसके लिए हमको समझना जरूरी है कि नेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेशन जो है मूलभूत रूप से इट्स अ कल्चरल टर्म, और हम कहते हैं कि आज की तारीख में भी इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग। हम क्या कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में आज की तारीख में भी बन रहा है, भारत पूरी तरह से बन नहीं गया है राष्ट्र के रूप में। तो ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद क्यों उभर के आया, व्हाई द नेशनलिज्म इन इंडिया इमर्ज। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज के सेशन के अंदर कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। और जितना नेशनलिज्म बढ़ेगा, व्हेनेवर देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनलिज्म, वी फाइंड इट विल यूनिफाई द इंडियन पीपल। क्या होगा बेटा, तो यूनिफिकेशन ऑफ द इंडियन पीपल होगा। भारत के लोग यूनाइट होंगे और उनको एक ही लगेगा कि हमारा एक कॉमन एनिमी है। कौन है कॉमन एनिमी, तो हमारा एक ही कॉमन एनिमी है, वो कौन है, ब्रिटिश। तो वी सी कि ये जो ब्रिटिश जो थे, ये ब्रिटिश को जो कॉमन एनिमी के रूप में कंसीडर किया जाता था, इस तरह से भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ने की शुरुआत हो गई। तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये चैप्टर की शुरुआत राष्ट्रवाद से की जाएगी। राष्ट्रवाद के कारण ही भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चालू होता है। 1870 का दशक था, दिस वाज द पीरियड ऑफ 1870s, and in between this period of 1870s we find the rise of nationalism in India। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ये चैप्टर के अंदर यही कहता है, the emergence of nationalism in India। क्या कहता है, the emergence of nationalism in India। this first topic talks about कि how the nationalism emerged in India। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्लाइड्स के अंदर दिख रहा है, आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, राष्ट्रवाद क्या है, किस तरह से होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बताती है। अब देखिए कि राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा, व्हाई द नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे फंडामेंटली कहती है कि द अबाउ मेंशन डेवलपमेंट। अबाउ मेंशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। तो एक पॉइंट तो पहले क्लियर कट हो जाता है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ने का मूलभूत कारण और मुख्य कारण यही था कि भाई जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर आके जो शासन व्यवस्था बदलने की कोशिश की है, भारत के समाज को बदलने की कोशिश की है, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की है, भारत के अंदर लोगों को सामाजिक रूप से बदलने की कोशिश की है, नई शिक्षा व्यवस्था डालने की शुरुआत की है, ये सब के सब फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं। तो कोई एक परिवार या कोई एक हम लोग कारण इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं गिन सकते कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण खाली एक ही था। राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण हमको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, तो उसमें से दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, जो 1757 से लेके मैं कहूंगा 1857 तक पूरे के पूरे मूलभूत रूप से जिम्मेदार थे। 1757 से लेके 1857 तक जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट होता है, क्या होता है, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट होता है। और ये ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के दौरान इंडिया की सोसाइटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, सोशली, कल्चरली पूरी तरह से बदला गया। ये सब के सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल दिस रीजंस विल बी रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो वी विल नॉट से कि देयर विल बी ओनली सिंगल रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड वी सी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंतर्गत जो भारत के अंदर सामाजिक रूप से परिवर्तन आए, ये सब चीज की शुरुआत हो गई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनफैक्ट नेशनलिज्म बढ़ा, उसके अंदर से दो प्रकार के प्रश्न उभर के आए। पहला आया, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा आया, फॉर हुम इज
इट मीन, ठीक है। सो वी फाइंड द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन। लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया कि भारत क्या है, भारत किस देश का नाम है, भारत किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि जब लोगों ने यह प्रश्न करना शुरू किया, जब छगन लाल ने यह प्रश्न शुरू किया कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है, तो उसके प्रश्न को आंसर देने के लिए बहुत सारे एनलाइटन इंडियंस उभर के आए। एनलाइटन का मतलब क्या है बेटा, कि एक ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एक ऐसे लोग जो थोड़े बहुत अवेयर थे, एक ऐसे लोग जो चाहते थे कि शासन व्यवस्था के तहत परिवर्तन आए और भारत के लोगों के हाथ में सत्ता आए। द पीपल ऑफ इंडिया शुड गेट द पॉलिटिकल पावर एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एक ऐसा इमर्जेंस होता है, एक ऐसा इमर्जेंस होता है नेशनल मूवमेंट के दौरान, जहां द पीपल ऑफ इंडिया जो है उसी को ही इंडिया का विचार दिया गया। समझ में आ रहा है आपको। एनसीईआरटी क्या कहती है कि व्हाट इज इंडिया। जब लोगों ने कहा कि व्हाट इज इंडिया, तो सामने उसको आंसर क्या मिला, आंसर मिला वी द पीपल इज इंडिया। तो आपका संविधान कहां से शुरू होता है, आप समझने की कोशिश करो। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, तो आप प्रियम्बल पढ़ते थे और प्रियम्बल के अंदर सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, उसके अंदर पहला लाइन लिखा ही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली अफर्म्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो बात है इसी को ही हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में पहचानते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया हम सब लोग हैं, वी द पीपल आर इंडिया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, वी आर द पीपल एंड वी आर द इंडिया। हम ही भारत है, हम ही भारत है और हम भी भारत है, ठीक है। इन दिस सिस्टम वी फाइंड कि अ कंट्री, द रिसोर्सेज एंड द सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। इसके अंदर जो भी इनफैक्ट सिस्टम है, इसके अंदर जो भी संशोधन है, वो सब हम लोग के लिए है। और इस तरह से भारत की एक परिकल्पना की गई। धीरे 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 भारत के लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आया। उनको समझ में आ रहा था कि ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है, उनको समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हमारा कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनको यह भी समझ में आ रहा था कि ब्रिटेन इंडिया के कंटिन्यूस रिसोर्सेज है उसको ड्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था कि कैसे भारत से एक तरफी ड्रेन की शुरुआत होती है और ये जो एक तरफी ड्रेन था इसका परिणाम हमको क्या देखने को मिला था। तो हमने आपको यह भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो कंटिन्यूस ड्रेन चालू था, ये जो कंटिन्यूस ड्रेन चालू था, उसका परिणाम हमको यही देखने को मिला कि इंडिया से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन की तरफ बहा गया था। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। तो मेनी पीपल वर रेजिंग द इशू। जो एनलाइटन पीपल थे, जिनको अवेयरनेस आ गई थी, उनको पता चल गया था कि अगर हमको इसका सॉल्यूशन लाना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब तक भारत के हाथ के अंदर पावर नहीं आएगा, भारत के लोगों के हाथ के अंदर सत्ता नहीं आएगी, तब तक हम लोग को हमारा जो सिस्टम है कंट्रोल में नहीं मिलेगा। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि इंडिया को यूनिफाई करने के पीछे बहुत सारे लोग उभर के आए, जिन्हें हम लोग द लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसा वर्ग जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने की कोशिश की, एक ऐसा वर्ग जिसने भारत के लोगों को बताया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एक ऐसा वर्ग जिसने भारत के अंदर एक चिंगारी जलाने की कोशिश की, उसी को ही राष्ट्रवाद के रूप में पहचाना गया। गेटिंग माय पॉइंट। इन दिस सिचुएशन 1850s के बाद ये नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द नेशनलिज्म इंक्रीज्ड, और साथों साथ ये भी देखेंगे कि व्हाई द नेशनलिज्म इंक्रीज। क्या होगा? हाउ द नेशनलिज्म इंक्रीज, और देखेंगे कि व्हाई द नेशनलिज्म इंक्रीज। ठीक है, तो देयर आर टू पॉइंट्स टू दिस क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रवाद बढ़ने वाला था, वो क्लियर कट है। कब बढ़ने वाला था? तो 1850s के बाद ही बढ़ेगा, क्योंकि 1850 तक आते आते भारतीय समाज के अंदर एनलाइटनमेंट हो चुका था। 1850 तक आते आते भारतीय समाज एक ऐसे परिकल्पना कर रहा था जिसको लग रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए समाज को लेके, हमको राजकीय रूप से भी एकजुटता लानी चाहिए और हमको पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं यूनाइट करने की जरूरत है। तो इसी के कारण हमको यह देखने को मिलता है कि द कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑफ द 1850s, especially those that came into the being in the 1870s and 1880s। तो क्या होता है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसे जगता है, तो वो जगाने के पीछे बहुत सारे राजकीय संगठनों की शुरुआत हो गई। इन्हें हम लोग कहते हैं रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस। क्या कहते हैं? रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस। अब याद रखेगा कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस है,
इसमें एनसीईआरटी में जो जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा, और समझाने की कोशिश के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल चेंजेस होने की शुरुआत होती है इंडियन सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल इश्यूज के द्वारा। तो आप समझो कि 1850s के बाद इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट बनने की शुरुआत हो गई थी, और उन लोग चाहते थे कि जो अवेयर इंडियन कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि भारत के लोगों के अंदर हम लोग राजकीय रूप से कुछ चेतना जगाए, हम लोग राजकीय रूप से क्या करें, उनके अंदर एनलाइटनमेंट बढ़ाए, हम लोग राजकीय रूप से उनके अंदर कुछ है ना एक ऐसी सिस्टम को डेवलप कराए जिसके कारण उनको मोटिवेशन मिले कि नहीं हमको भी हमारे लोगों के लिए कुछ करना है। इन दिस सिस्टम वी सी कि इनिशियली बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने 1850 के बाद, पोस्ट 1850s, और उसके बाद 1870s, और 1870s के बाद 1880s तक का जो पीरियड आया, इस पीरियड तक आते आते हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने। ये रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस कहाँ बने थे तो उसका आप थोड़ा बहुत मैपिंग करेंगे, और आप भी अपनी किताब के अंदर मैपिंग शुरू कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैपिंग से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग जब समझते हैं मैपिंग के अप्रोच के द्वारा, तो हमको क्या क्या मैपिंग का अप्रोच के तहत बहुत सारी चीजें जानने को मिली है। तो पहले आपको एक एक करके समझाता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस। अब देखिए इंडिया के अंदर 1850s के बाद बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस कहाँ बनते हैं। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से है ना जनरली यही आते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाता है कि कौन सा एसोसिएशन किसने बनाया है, विच काइंड ऑफ एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड बाय द लीडर, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये आता है कि ये कहां पे लोकेटेड है, वेयर इज इट लोकेटेड। ठीक है, सो दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि वेयर इज द एसोसिएशन, हु इज द लीडर, वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये एक तो आपको पॉइंट पहले पता होना चाहिए कि कहां कहां ये एसोसिएशंस आए हुए हैं, इनकी लोकेशंस कहां कहां पे है, कौन कौन इसके लीडर हुआ करते थे, और किस तरह से इनकी जो डिमांड थी सरकार के सामने ये क्या हुआ करती थी। अब याद रखेगा कि ये कोई भी रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में बने, ऑल द रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस दैट वर फॉर्म्ड इन इंडिया, इनमें से कोई भी इनफैक्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ने फ्रीडम की डिमांड नहीं की। नॉट अ सिंगल आई वुड से रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन डिमांडेड फ्रीडम इन इंडिया। इनकी डिमांड एक ही थी कि इंडिया में थोड़े बहुत पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए जाए। तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के तहत इन सब का मानना यह था कि हम लोग राजकीय रूप से कुछ इनफैक्ट सुधार चाहते हैं। अब कौन से एसोसिएशंस कहाँ पे बने थे तो पहले किताब के अंदर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैपिंग करा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बुक के अंदर देख लेते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने जो इंग्लिश एजुकेटेड थे, इंग्लिश एजुकेटेड लोगों के द्वारा थे। मतलब क्या था कि इंडियंस से बट उनको अंग्रेजी का शिक्षण मिला गया था। दे वर बेसिकली एजुकेटेड इन द ब्रिटिश स्कूल्स, एंड बिकॉज दे वर एजुकेटेड इन द ब्रिटिश स्कूल्स, इनका एजुकेशन अंग्रेजी शालाओं के अंदर हुआ। तो ये लोग इनफैक्ट काफी सारे एनलाइटनमेंट की तरफ चले जाते हैं। अब इनमें से किन किन लोगों का नाम लिखा गया है तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि देवर मेनी प्रोफेशनल्स और ज्यादातर लॉयर्स हुआ करते थे। इनफैक्ट कांग्रेस भी बनती है 1880s के अंदर, तो उसमें भी हमको लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत मिलेगा। ठीक है, अब कहां बनते हैं, ठीक है, कौन से एसोसिएशंस बने। तो एक बना आपका पूना सार्वजनिक सभा, दिख रहा है आपको, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो 1880s के दौरान मिलेगा, और ये पूना सार्वजनिक सभा के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको जैसे इनफैक्ट एमजी रानाडे का नाम सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे। ही वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा, जो चाहते थे कि भाई इनफैक्ट पब्लिक का वेलफेयर हो और भारत के अंदर पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट बढ़ के आए। ठीक है, सो वी फाइंड पूना सार्वजनिक सभा, द बॉडी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 1870s, इन द लेट 1880s। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनफैक्ट इसकी स्थापना आपको एमजी रानाडे जैसे लोगों के द्वारा मिलेगी। उसके सिवा एक मिलेगा इंडियन एसोसिएशन। ये जो इंडियन एसोसिएशन है ये बंगाल के अंदर बनेगा, ये महाराष्ट्र के अंदर बनता है, उसको भी मैपिंग में कराता हूं। दूसरा आपको मिलेगा बंगाल के अंदर मिलेगा इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद आपको मद्रास महाजन सभा मिलेगा, ये प्री कांग्रेस बना था 1884 के आसपास आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मिलेगा, और आखिर में आपको 1885 के अंदर कांग्रेस मिलेगा। तो आप समझने की कोशिश करो कि कांग्रेस तो बहुत बाद में बनता है, पहले कांग्रेस के पहले 3-4 एसोसिएशंस कौन से थे उसका मैपिंग कर देते हैं, और एक एक करके बात आगे चलेंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पूना सार्वजनिक सभा कौन सी बॉडी थी, पूना सार्वजनिक सभा। तो पहला नाम हम लोग देख लेंगे पूना सार्वजनिक सभा का। एनसीईआरटी को कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे ही किया जाता है। पूना सार्वजनिक सभा, इनके फाउंडर का नाम डायरेक्टली किताब में नहीं दिया गया है, बट एज ए टीचर मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए। तो जस्टिस एमजी रानाडे वाज द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विथ द पूना सार्वजनिक सभा।
उसके बाद आपको मिलेगा इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम याद रखेगा। इनफैक्ट एस.एन. बनर्जी की खासियत यह है कि इन्होंने आईसीएस की एग्जाम को क्लियर किया था, बट ही वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द आईसीएस एग्जामिनेशन। उनको अलाउ नहीं किया जाता था बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू उनके साथ हो गया था, तो ही वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द आईसीएस एग्जामिनेशन। बट इनका एक ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलना चाहिए। इसके सिवा आपकी जो तीसरी थी वो थी मद्रास महाजन सभा। कौन सी थी? मद्रास महाजन सभा। इसमें 2-3 लोग थे, बट एक का नाम याद रखिएगा, पी आनंद चार्लू। P. Ananda Charlu was the person who was associated with the Madras Mahajan Sabha. इसके सिवा मैंने आपको बताया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, इनके साथ अगर आपको नाम याद रखना है तो आप नाम याद रख सकते हो केटी तेलांग का, केटी तेलांग का। और केटी तेलांग के साथ साथ दूसरे का नाम याद रख सकते हो, तो आप याद रख सकते हो नाम, उनका नाम है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं विच आर बेसिकली गिवन इन द बुक। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये चारों के आपको फाउंडर्स या इनके साथ जो लीडर्स जुड़े हुए थे वहां से आपको नाम पता होना चाहिए। मैंने आपको लिखवा दिया है। पूना यहाँ पे है, बॉम्बे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। इसके सिवा मद्रास महाजन सभा, मद्रास यहां पे हम लोग लिख देंगे। और जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ये कहां पे बना था याद रखेगा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। ठीक है, सो वी फाइंड द बंगाल के अंदर आपको इंडियन एसोसिएशन मिलेगा। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क बॉडी थी जिसने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की थी। इनफैक्ट कांग्रेस के पहले कोई एक ऐसी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के पहले कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे रीजनल एसोसिएशंस इंडिया में बन चुके हैं, और ये जितने भी रीजनल एसोसिएशंस थे, ऑल द रीजनल बॉडीज दैट वर फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, वो सबके सब इंडिया के अंदर एक ही चीज की डिमांड कर रहे थे कि भाई इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, हमको राजकीय रूप से कुछ करना है। और इसी के ही आउटकम के रूप में इन द ईयर 1885, 1885 के अंदर फाइनली कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस की स्थापना आपको मिलेगी, बॉम्बे के अंदर होगी, एओ ह्यूम की अध्यक्षता के अंदर। नहीं, एओ ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस, बट कांग्रेस के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन मिलेगा? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और इस तरह से हम लोग पूरी की पूरी कांग्रेस की स्थापना को भी देखेंगे। तो अभी आगे के क्लासेस के अंदर जाएंगे तब कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कांग्रेस फॉर्मेशन। मैं आपको पहले तो ये समझा रहा हूं कि क्या हुआ है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें अब आगे चलती है। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक एक करके बॉडीज के बारे में लिखा गया है, तो पहले एक एक जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूं, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बॉडी है पूना सार्वजनिक सभा। द नेम इटसेल्फ शोज कि ये क्या कहना चाहता है, सार्वजनिक। व्हाट डू मीन बाय सार्वजनिक? ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है नोट द नेम, नोट द नेम। क्या लिखा है? सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब क्या है? तो एनसीईआरटी इसके अंदर तोड़ के आपको बताती है द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल ऑफ द पीपल। क्या है? कि भाई हम सब के लिए है, सर्वजन। तो सर्व का मतलब क्या होता है? ऑल। जनिक का मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपल। सर्व का मतलब है ऑल, जनिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल। तो सर्वजन जो है या सर्वजनिक का जो कंसेप्ट है, ये सर्वजनिक के कंसेप्ट से हमको क्या समझ में आया? व्हाट वी केम टू नो, तो हमको यही देखने को मिला कि सर्वजनिक का जो कंसेप्ट है, वो सर्वजनिक का कंसेप्ट हमको यही बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर वो लोग क्या, किस प्रकार से रिफॉर्म्स चाहते थे और किस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस भी इंक्लूड करना चाहते थे व्हेन इट कम्स टू द इंडियन सोसाइटी। तो वी सी मल्टीपल रिफॉर्म्स उस दौरान आपको मिलेंगे। एंड इन दिस सिचुएशंस एनसीईआरटी कहती है कि दिस फंक्शंस और दिस एसोसिएशंस फंक्शन इन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री। This associations functions in the specific parts of the country। तो उससे हमको क्या समझ में आया? What we came to know, the first thing that we came to know is that कि because these associations were functioning in a very located area, तो मैंने आपको एरिया, स्पेसिफिक एरिया बताया, कुछ बॉम्बे के अंदर थे, कुछ पूना के अंदर थे, कुछ मद्रास के अंदर थे,
कुछ कुछ कहां पे थे, आपके बंगाल के अंदर थे। उसमें इंडियन एसोसिएशन को याद रखेगा कि इट वाज बिल्ड इन बंगाल एंड इट वाज एन फर्स्ट ऑल इंडिया बॉडी बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस के पहले कोई बॉडी बनी थी तो वो आपकी यही बॉडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इनके गोल्स क्या थे, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलते हैं, इनके गोल्स क्या हुआ करते थे, व्हाट वर द गोल्स। तो याद रखेगा कि गोल्स वाज नेवर द फ्रीडम। इनका कोई भी गोल ऐसा नहीं था कि आजादी चाहिए, क्योंकि इनिशियली अभी है ना इनके अंदर वो बुद्धि आ रही है कि हमको कुछ करना है। तो इनिशियली जो भी प्री कांग्रेस बॉडी बनेगी, इनफैक्ट कांग्रेस भी बनती है तो कांग्रेस भी कभी फ्रीडम की डिमांड नहीं करेगी। इवन व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885, कांग्रेस नेवर सेड कि हमको है ना कोई फ्रीडम की चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा कि हमको इतना वो छोटा सा चीज चाहिए, फंडामेंटल इतने इतने चेंजेस से, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट वी फाइंड, द गोल्स वर मेनली ऑफ द फ्रीडम। इनके जो गोल्स थे वो फ्रीडम नहीं थे, सॉरी, इट वाज नॉट द फ्रीडम, द गोल वाज नेवर द फ्रीडम। इनिशियली गोल जो थे वो लिमिटेड हमको मिलेंगे। तो बहुत सारे रीजनल एसोसिएशंस बनने की शुरुआत होगी। वी फाइंड द गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल। वो पूरे भारत के लोगों के लिए भला चाहते थे, नॉट दोस ऑफ एनी रीजन, कम्युनिटी और क्लास। तो वो इनफैक्ट एक चीज हमको मिलती है कि ये जितने भी बॉडीज थे वो पूरे भारत के लोगों का कल्याण मांग रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों का कुछ डेवलपमेंट हो। इसके लिए नाम भी ऐसी बनती है सार्वजनिक, या और भी नाम देखोगे तो मैंने आपको नाम बताया, क्या नाम बताया, नाम लिखा है इंडियन एसोसिएशन, मतलब भारत के लोगों का संगठन। बना था बंगाल के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बट नाम क्या बोल रहा है, नाम बता रहा है इंडियन एसोसिएशन। तो ये चीज दर्शाती है कि ये जो लोग थे, ऑल दिस पीपल हु हैड फॉर्म्ड दिस बॉडीज, दे वर थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, दे वर थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दे वर थिंकिंग कि इंडिया के लोगों का कल्याण कैसे हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसके यहां से मिलेगी। इससे ही हमको समझ में आता है कि क्या क्या फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट इन सब का मानना यह था कि भारत के लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी सोवरेन, अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। तो धीरे 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 इन सब ने इनफैक्ट जो पॉलिटिकल बॉडीज बनाई, ये बॉडीज के अंदर धीरे 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 लोगों को इनफैक्ट मोटिवेट किया कि देखो तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारे हाथ से ही पावर की शुरुआत होनी चाहिए। You should highlight what is nationalism. You should show to the British कि भाई हम चाहते हैं कि हमको ये सत्ता मिलनी चाहिए, हम चाहते हैं कि भारत के लोगों का उद्धार इस प्रकार से करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने ये दर्शाया कि दे वांटेड दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज सोवरेन। ये क्या कहते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज सोवरेन। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से भी हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि इन सब का एक प्रकार का आइडिया था। इनका मानना था कि पीपल ऑफ इंडिया शुड बी एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। भारत के जो इंटरनल मैटर्स है, ये इंटरनल मैटर्स के अंदर ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि इनडायरेक्टली ये लोग सोवरेनिटी की डिमांड कर रहे हैं, पर ऐसा भी पहले मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको तात्कालिक रूप से आजादी मिल जानी चाहिए। आजादी का जो फंडामेंटल गोल है वो 1920s के बाद उभर के आया। 1929 के अंदर कांग्रेस ने अपना गोल दिया पूर्ण स्वराज का। आपने देखा होगा 1929 में जब लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है तब जाके पूर्ण स्वराज का गोल है। तो उसके पहले तो आपको ये सब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनका एक ही टारगेट था कि वे इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाइए, लोगों के हाथ में थोड़ी बहुत सोवरेनिटी होनी चाहिए, लोगों के हाथ में थोड़ी बहुत सत्ता होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब इन दिस सिचुएशन अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद कहां से आया, हाउ द नेशनलिज्म केम इनटू द पिक्चर। अब देखिए कि पहले तो आपके ये सब रीजनल एसोसिएशंस बनने की शुरुआत हो गई। ये रीजनल एसोसिएशंस आपको समझ में आ गए कहां कहां बने थे, किसने बनाए थे। तो हमने मैपिंग के द्वारा पूरा का पूरा देख लिया है। अब यहां से एक स्टेप आगे चलते हैं। लेट अस गो एंड ट्राई टू सी वन स्टेप फॉरवर्ड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रीजनल एसोसिएशंस थे, इन्होंने कौन से मुद्दे उठाए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि इन द पोस्ट 1870s एंड द 1880s एंड लेटर ऑन बाय द पीरियड ऑफ 1890s वी फाइंड इंडिया के अंदर नेशनलिज्म काफी बढ़ने की शुरुआत हो गई। भारत के अंदर क्या हो गया, नेशनलिज्म बढ़ने की शुरुआत हो गई। अब आपको समझ में आता है कि राष्ट्रवाद क्यों बढ़ेगा, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके पीछे 3-4 रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। देयर वर 4-5 रीजंस और आई वुड से मोर देन 10 रीजंस एक साइड के ऊपर अगर आप देखोगे इसके पीछे जिम्मेदार थे। अब क्या क्या रीजंस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उसको एक एक करके समझाता हूं। व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जब हम लोग नेशनलिज्म को देखते हैं तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, खास करके क्या कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट वर रिस्पॉन्सिबल, वो सबसे पहले इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी।
और ब्रिटिश पॉलिसी क्या हुआ करती थी उस टाइम पे, तो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, खास करके जो गवर्नर जनरल्स हम लोग कहते हैं, या इन्हीं को ही हम लोग क्या कहेंगे, वाइसरॉय के रूप में पहचानेंगे, इन सब ने भारत के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए। और ये जो वाइसरॉय थे, आपके गवर्नर जनरल्स थे, इन्होंने अलग अलग कानून पास किए। अब आपको बहुत सारे कानून के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा अगर आपने रेफरेंस बुक के अंदर पढ़ा होगा, और अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो मैं आपको उसका थोड़ा एक बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश करूंगा कि देयर वर मल्टीपल एक्ट्स दैट वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो कानून पास किए गए थे सरकार के द्वारा, उसके कारण भारत के लोगों का, द इंडियन पीपल, क्या देखने को मिल रहा है, भारत के लोगों का रिएक्शन आने की शुरुआत हो गई। समझे आप लोग? सो व्हाट वी सी, द इंडियन पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के कारण भी हमको क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रवाद बढ़ने की शुरुआत होगी। ठीक है, वी फाइंड द इंक्रीज इन नेशनलिज्म। अब क्या होगा उसके करके पहले आपको समझाता हूं कि कौन से कानून पास किए सरकार ने। ये कानून पास करने के कारण भारत के लोगों का रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, नेशनलिज्म का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा तो क्या कांड कर दिया था, व्हाई द ब्रिटिश passed the certain acts and this will create a reaction among the Indian masses resulting into the increase of nationalism। कानून को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से कानून अंग्रेजों ने पास किए और किस तरह से भारत के लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसको एक एक करके समझाता हूं। एनसीईआरटी कहता है कि इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन अफेयर्स। भारत के लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। भारत के लोगों का जो डिससेटिस्फेक्शन है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, असंतोष के रूप में पहचानते हैं। वी कंसीडर दिस थिंग एज डिससेटिस्फेक्शन। असंतोष जो है, पूर्णतः रूप से भारत के लोग नाराज थे। वो लोग इनफैक्ट 1870s के बाद और 1880s के बाद और नाराज हो जाते हैं। उनमें से ही एक कानून था जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। ये आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर पास किया गया था बाय अ गवर्नर जनरल कॉल्ड एज लॉर्ड लिटन। नाम याद रखेगा, ठीक है। लॉर्ड लिटन के नाम का जो गवर्नर था, उसने हथियारों को प्रतिबंधित करने का एक कानून पास किया था। अब देखो भारत के लोग उससे नाराज क्यों होंगे, क्यों इससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, उसके पीछे का कारण बताता हूं। राइट टू आर्म्स, क्या बता रहा हूं, राइट टू आर्म्स, जो हथियार रखने का अधिकार है, वो इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंडिया में कुछ कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जो हथियारों के साथ अपना जीवन बिताती है, मतलब दे पास देयर होल लाइफ बाय यूजिंग द वेपन्स। अलग अलग प्रकार के हथियारों का उपयोग करके अपना जीवन पूरा लाइफ टाइम निकालती है। राइट टू आर्म्स वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, बट द ब्रिटिश डिड नॉट वांटेड दैट द इंडियन पीपल शुड कीप्स एन आर्म। अगर भारत के लोग बंदूक रखेंगे और भारत के लोग तलवार रखेंगे तो ब्रिटिश फियर्ड कि भारत के लोग विद्रोह कर देंगे। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश को क्या लग रहा था कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि विद्रोह हो जाएगा। और अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में कानून पास किया जिसके कारण भारत के लोगों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब देखो भारत के लोगों को ऑलरेडी अंग्रेजों से गुस्सा था। 1857 में इसके लिए रिवॉल्ट हो चुका है, हमने आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल के अंदर 1857 को पढ़ाया था मैंने आपको। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द इंडियन पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज द आर्म्स, इट क्रिएटेड एन इंपैक्ट, और उसके कारण इनफैक्ट लोगों को गुस्सा हुआ। 1878 में एक और कानून पास हुआ। इन द ईयर 1878 ओनली देयर वाज वन मोर एक्ट दैट वाज पास बाय लॉर्ड लिटन, जिसका नाम था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। अब आप समझने की कोशिश करो, इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी? इफ यू आर एबल टू रिकॉल इन विच ईयर द एजुकेशन रिफॉर्म स्टार्टेड, तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जब हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स की फाउंडेशन अंग्रेजों ने 1835 में की थी। इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने देखा था कि 1854 तक आते आते मॉडर्न एजुकेशन के रूप में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। 1835 में मकॉले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। 1854 तक आते आते हमने ये देखा था कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया और चार्ल्स वुड ने आके भारत की शिक्षा पद्धति को बदल दिया। 1870s तक आते आते भारतीय सोसाइटी में एजुकेशन के कारण क्या हो रहा था, अवेयरनेस आ रहा था। समझ में आ रहा है आपको? अब इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन के कारण अवेयरनेस आ रहा था, उसका परिणाम क्या होगा कि जब जब एजुकेशन आएगा उतना ही लिटरेसी आपकी बढ़ेगी, और लिटरेसी बढ़ती है तो पीपल विल स्टार्ट राइटिंग। लोग क्या करेंगे साहब? पीपल विल स्टार्ट राइटिंग। अब लोग इनफैक्ट लिखेंगे तो कहां पे लिखेंगे? तो इंडिया के जो प्रेस थे वो प्रेस के अंदर लिखने की शुरुआत करेंगे। अब प्रेस का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, उस टाइम पे जो जर्नल पब्लिश होते थे,
उस टाइम पे जो मैगजीन्स पब्लिश होते थे, इन सब के अंदर इन्होंने लिखना शुरू किया। किसने शुरू किया? भारत के लोगों ने। द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड राइटिंग देम। अब व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया विल बी राइटिंग, तो ये जो इनफैक्ट इंडियन पीपल हु आर राइटिंग इन द न्यूज़पेपर्स, तो डू यू थिंक कि ये जो लिख रहे होंगे उसका टॉपिक क्या होगा? डू यू थिंक दैट दे विल बी राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश और दे विल बी राइटिंग अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश? समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं आपको पूछ रहा हूं प्रश्न कि जब भारत के लोगों ने प्रेस के अंदर, किताबों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर लिखना शुरू किया, तो क्या अंग्रेजों के खिलाफ लिखेंगे या अंग्रेजों के साथ में लिखेंगे? मतलब अंग्रेजों का गुणगान गाएंगे? डेफिनेटली माय फ्रेंड कि नो वन विल बी राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश, ऑल पीपल विल बी राइटिंग मेनली इन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उस टाइम पे 1870s के दौर में, इन द 1870s पीरियड, वी फाइंड देयर वाज अ प्रेस कॉल्ड एज द वर्नाक्युलर प्रेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्नाक्युलर प्रेस? तो अगर आपको याद होगा कि द वर्ड वर्नाक्युलर वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने यह शब्द किसके लिए यूज किया गया था? द वर्ड वर्नाक्युलर वाज यूज्ड मेनली फॉर द लोकल लैंग्वेजेस विच इज नॉट ऑफ द इंग्लिश ओरिजिन। ऐसी कोई भी भाषा जो अंग्रेजी नहीं है और जो भारत की स्थानिक भाषा है, वो चाहे हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, मैथिली हो गई, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है, डोगरी हो गई, जो भी भाषा है साहब, असमीस हो गई, जो भी भाषा है, उड़िया है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, कन्नड़ है, ऑल द लैंग्वेजेस वर कंसिडर्ड एज वर्नाक्युलर लैंग्वेज। हुआ ऐसा कि 1870s के दौर में इंडिया के अंदर एजुकेशन तो चालू था, पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बन गए थे। अभी मैंने आपको बताया इंडियन एसोसिएशन से लेके और भी एसोसिएशंस बने थे। बोलो दोस्त, बने थे कि नहीं बने थे? अभी हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे आपके एसोसिएशंस बने हैं, ये वाले हमने पढ़ाया आपको। सो ऑल दिस एसोसिएशंस व्हिच वर ऑलरेडी मेड, ये जितनी भी संस्थाएं भारत के अंदर ऑलरेडी बन के आ चुकी है, उभर के आ चुकी है, उनका परिणाम क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इन दिस सिचुएशन ये एसोसिएशंस के लोगों ने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किए। जब ये लोग अपने न्यूज़पेपर में लिखेंगे तो वो सरकार की कड़ी निंदा करेंगे। वो क्या कहेंगे? सरकार गलत कर रही है। वो क्या कहेंगे? सरकार की जो गलतियां थी उसको हाईलाइट कराएंगे। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि कहां कहां सरकार के ड्रॉबैक है। और लिटन नाम का गवर्नर 1878 के अंदर बैठा हुआ था। ये लिटन कहता है कि एक्टर नॉट चॉल्बे, आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगेंस्ट माई गवर्नमेंट, आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ माई गवर्नमेंट। है ना, शासक को कभी अपना क्रिटिसिज्म पसंद आता है? डू यू थिंक दैट एज ए रूलर यू विल बी लाइकिंग योर क्रिटिसिज्म? अरे रूलर तो छोड़ो, एक कॉमन मैन को आप क्रिटिसाइज करते हो ना रास्ते में चलता हुआ, और बोलोगे ना कि ये तुम इस तरह से तुमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, तो वो आपको क्या बोलेगा कि बेटा तू अपना काम करना, काहे मुझे इनफैक्ट ठीक है सलाह दे रहा है। हाँ, तो ये सारी भाषा है। कोई भी इंसान होता है उसको अपना क्रिटिसिज्म जनरली पसंद नहीं आता, और अगर आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप महात्मा बन जाते हो, बुद्ध बन जाते हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल फिनोमिना है। अब आप भारत के वाइसरॉय को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कौन कर रहा है? इंडिया की लोकल प्रेस क्रिटिसाइज कर रही है। कैसे क्रिटिसाइज कर रही है? इनको बोल रही है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको फला करना चाहिए, तुमको ढिमका करना चाहिए। ये जो वाइसरॉय है ये इतना नाराज हो गया, इसी के कारण उसने कानून पास कर दिया जिसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। क्या नाम था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये कानून के द्वारा गवर्नमेंट को कोई भी जो लोकल प्रेस क्रिटिसाइज करेगी, इफ एनी पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर विल बी ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली जेल के अंदर डाल देगी। आप समझने की कोशिश करो कि भारत के न्यूज़पेपर्स की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लेने की कोशिश की गई थी। द इंडियन पब्लिशर्स वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दे वर सपोज टू राइट अ बॉन्ड, दे आर सपोज टू मेक श्योर दैट दे विल नॉट पब्लिश एनीथिंग दैट इज एंटी गवर्नमेंट, दैट माइट इंस्टिगेट द पीपल ऑफ इंडिया। एक ऐसी कोई भी सिस्टम अगर इनफैक्ट आप सरकार के सामने लिखोगे तो आपको जेल हो जाएगी। ये सब बड़े बड़े प्रावधान इसके अंदर किए गए थे, और इसके कारण जब ये कानून पास होता है, जब ये कानून पास हुआ तो वी सी कि भारत के लोग इससे नाराज होंगे, और जब ये कानून पास होगा तो उसके कारण क्या होगा मेरे दोस्तों? नेशनलिज्म बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सो वी फाइंड कि व्हेन दिस लॉ ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, एंड दोस क्लास ऑफ पीपल हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा वर्ग जो सरकार से नाराज था, एक ऐसा वर्ग जो सरकार के साथ हम लोग कह सकते हैं कि वो है ना कि उसे इनफैक्ट एग्री नहीं करता था। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई इनफैक्ट मेरे सामने कोई लिखे, एंड गवर्नमेंट ट्राइड टू साइलेंस दोज पीपल। ठीक है, तो क्या कहता है कि इन द सेम ईयर 1878 लॉर्ड लिटन ने ही ये कानून को पास किया।
which was enacting in the effort to silence those who were critical of the government। ये कानून के प्रोविजंस क्या है, ये कानून के प्रोविजंस क्या है, तो इसके प्रोविजंस के तहत लिखा गया है कि the act allowed the government to confiscate the assets of the newspapers including the printing press, मतलब उनकी जो प्रेस का सामान है। अब उस टाइम पे प्रेस का सामान कितना महंगा आता था, यू कैन इमेजिन कि हाउ कॉस्टली द प्रेस यूज्ड टू कॉस्ट एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि बाहर से मशीनरी लेके आना, उसके पब्लिशिंग के लिए आपको डाई चाहिए, आपको है ना इंक चाहिए होती है, कागज चाहिए होता है, बड़े बड़े आपके है ना टूल्स चाहिए होते हैं, उन सबको भी आप इनफैक्ट कॉन्फिस्केट कर दोगे इफ एनीथिंग इज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। मतलब क्या है साहब, भारत के लोगों का गला दबाने की कोशिश की गई, भारत के लोगों को कहा गया कि तुम ये सब लिखोगे तो बेटा तुम्हारी मौत आ जाएगी। उससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इंडिया के लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देयर वर मेनी फैक्टर्स, क्या कहते हैं, देयर वर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और हम लोग राष्ट्रवाद की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, तो याद रखिएगा कि 2-3 कानूनों के बारे में लिखा गया है। पहला तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया 2 कानून, कौन सा था, आर्म्स एक्ट, और आर्म्स एक्ट के साथ साथ कौन सा था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। मैंने आपको अभी बताया, इनको मैं लिखवाते रह रहा हूं साइड के अंदर, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी का फिर अलग से घर पे बैठ के अलग से नोट्स बनाएं। ये जो लेक्चर देख रहे हो इन्हीं में से ही रनिंग नोट्स बना दो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी होती है बेटा, ठीक है। और फाउंडेशन तो मैं यहाँ पे ही करा देता हूँ, एनसीईआरटी तो मैं यहाँ पे ही कराता हूँ। आई लाइक टू शेयर एनसीईआरटी फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको छोटी छोटी इसके अंदर से आपको बताता रहूंगा, आप पढ़ते रहिएगा मेरे साथ लाइव क्लासेस के अंदर, आपको ऑलमोस्ट काफी फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा आप जब अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे साथ जुड़ोगे तो उसमें तो और कॉन्क्रीट वे के अंदर देखेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डायमेंशन देखेंगे, लॉर्ड लिटन की गवर्नर के रूप में कैसी उसकी विचार थी, उसकी सोच थी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट करने की कोशिश की न्यूज़पेपर्स को और कहा कि एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्शनेबल उसको बंद कर दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉर्ड लिटन तो भारत से गया और एक और गवर्नर भारत के अंदर आता है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम था, लॉर्ड रिपन। अब आप समझने की कोशिश करो, लॉर्ड रिपन करके गवर्नर आता है, लॉर्ड रिपन करके गवर्नर आता है। ये जो लॉर्ड रिपन है, ये लॉर्ड रिपन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील कर देगा, याद रखेगा, ही विल बी रिपीलिंग द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसको रिपील कर देगा। रिपील करने का मतलब समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय वर्ड रिपील, रिपील का मतलब है वापस लेना, ठीक है। इट मींस दैट आई एम विड्रॉइंग बैक, मैं अभी ये कानून को पास नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसके सिवा लॉर्ड रिपन जो है वो एक बिल इंट्रोड्यूस कराता है 1883 के अंदर जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बिल, ठीक है। किसके दौरान आता है, लॉर्ड रिपन के दौरान ही आएगा। अब क्या होता है उसको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं। अब आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बता रहा था कि भारत के लोग रिएक्ट करेंगे अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि इसके कारण नेशनलिज्म आएगा, ठीक है। तो नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के पीछे जो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये फैक्टर्स में से एक तो गवर्नर जनरल के रोल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और कानून उन्होंने जो पास किया वो हो गया। अब लॉर्ड लिटन ने तो 2 कानून पास किए थे जिसके कारण वो नोटोरियस हुआ। इसके सिवा एनसीईआरटी कहती है कि एक और गवर्नर था लॉर्ड रिपन, रिपन का नाम डायरेक्टली नहीं मेंशन किया है, बट मेरा एज अ टीचर एक कंट्रीब्यूशन ये होता है कि मैं आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस कराऊं और जो जो आगे एडवांस लेवल में आप पढ़ोगे उसको भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर कराऊंगा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि उसने एक तो रिपील ऑफ वीपीए कर दिया। रिपील ऑफ वीपीए का मतलब है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को उसने खत्म कर दिया और उसने एक और बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। अब देखिए अंग्रेजों की खासियत क्या थी, हाउ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू वर्क। अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी मच रेसिस्ट, आई वुड से, समझ में आ रहा है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज रेशियल प्रिजुडाइस। अब ये क्या होता है भाई रेशियल प्रिजुडाइस, तो इसे हम लोग कहते हैं वंशीय रूप से भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। अंग्रेजों का मानना था बिकॉज द ब्रिटिश वर वाइट पीपल, तो उनका मानना था कि दे आर सुपीरियर रेस। ये कैसी जाति है, ये थोड़े उच्च जाति के लोग हैं, उच्च नस्ल के लोग हैं, ऐसा इनका मानना था। और हम लोग जो है इंडियंस जो है, ये इंडियंस कैसे हैं, तो हम लोग है ना ब्राउन है ना, तो हम लोग के लिए ब्राउन, ब्लैक शब्द यूज किया जाता था, कुली शब्द यूज किया जाता था, ऐसे अलग अलग शब्द ब्रिटिश पद्धति के तहत हम लोग को बोला जाता था। हम लोग इनफैक्ट कैसी रेस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर वेरी डाउन रेस, या हम लोग कह सकते हैं कि इंफीरियर रेस के रूप में हमको कंसीडर किया गया।
सो बिकॉज द इंडियन पीपल वर कंसिडर्ड इंफीरियर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इंडियंस को कभी जगह नहीं मिलती थी। इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो भारत के अंदर जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सेटअप था, उसमें इंडियंस को जगह नहीं मिलती थी। इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव द इंडियंस वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर रेस। हुआ ऐसा कि जुडिशरी की जब हम लोग बात करेंगे, जब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर काफी बड़ी न्याय व्यवस्था की, एक पूरी कोर्ट सिस्टम की शुरुआत की थी। ये जुडिशरी के अंदर दो प्रकार के जज हुआ करते थे। एक तो गोरे जज थे, द इंग्लिश जज, और दूसरे जज थे इंडियन जज। न्याय व्यवस्था के अंदर इंडियंस को जज बनाया जाता था। बट ये जो इंडियन जज थे, इनके पास लिमिटेड पावर था, और ये पावर की खासियत ये हुआ करती थी, द इंडियन जज वर नॉट हैविंग द राइट्स टू टेक द ट्रायल और एनी काइंड ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, और आई वुड से ब्रिटिश गाय। अगर भारत के अंदर कोई गोरे इंसान ने गुनाह किया हो, अगर भारत के अंदर कोई गोरे इंसान ने अपराध किया हो, इफ अ ब्रिटिश पर्सन और अ व्हाइट पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, he shall not be put in front of an Indian judge. अगर कोई गोरा इंसान, if a white person will try to commit a crime, तो उसको कोर्ट के अंदर लेके जाया जाएगा, पर कोर्ट के अंदर जो जज होगा वो कौन होगा? इंग्लिश जज ही होना चाहिए, गोरा ही होना चाहिए। उसको भारत के कोई जज की कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता था। ये पहले से वंशीय भेदभाव एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था। 1880s का दौर है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1883, और इल्बर्ट करके मिस्टर जो जेंटलमैन थे, ही वाज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, और ये जो मिस्टर इल्बर्ट थे, इन्होंने एक बिल प्रपोज किया। ये बिल के अंदर लिखा गया है, द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और द यूरोपियन पर्संस बाय द इंडियंस। मतलब क्या है कि अब कोई गोरा इंसान कानून तोड़ेगा, अगर कोई गोरे इंसान ने अपराध किया हुआ है, तो इसको तहत जो कोई ब्रिटिश या इनफैक्ट इंडियन जज होगा, उसके साथ समान पावर होगा, और वो उसको कोर्ट के अंदर इनफैक्ट पेश किया जा सकता है। मतलब द इंडियंस वर हैविंग द इक्वालिटी, और दे वर प्रपोज्ड एन इक्वालिटी इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनटू द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब यह है मेरा दोस्तों कि भारतीय जजिस के पास सत्ता आ गई थी कि अगर कोई गोरे ने कानून तोड़ा है, तो उसको है ना कटघरे के अंदर खड़ा करके उसकी सर्विस की जाए। इल्बर्ट बिल के अंदर यह प्रपोज किया गया था। इल्बर्ट बिल में जब यह प्रपोजल पेश किया गया, तो डू यू थिंक दैट द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सेक्शन ऑफ पीपल है, वो उसको पहचानेगा और उसको कंसीडर करेगा? आपको लगता है कि जो ब्रिटिश सोसाइटी का जो लोग है, जो पहले से ही इस प्रकार की वंशीय भेदभाव के अंदर मानता है, जो कहता है कि अंग्रेज सवर्ण है, वो ऊपर कोटि के लोग हैं, और इसके लिए उनके पास सत्ता है कि वो भारत के लोगों के ऊपर रूल कर पाए। बिकॉज वो भारत के लोगों के ऊपर रूल कर पाए, मतलब ये था कि भाई इंडियंस उनके नीचे आने चाहिए। और पहली बार एक इंडियन जज को प्रॉमिस किया जाता है और आपको कहा जाता है कि हम आपके पास सत्ता देते हैं कि आप कोई गोरे इंसान के सामने न्याय व्यवस्था चलाओगे, एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और व्हाइट लोग जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑपोजिट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, बोलता है कि नो, दिस इज नॉट राइट, यू कैन नॉट गिव द इंडियन पीपल द राइट टू ट्रायल ओवर अ व्हाइट गाय। अगर कोई गोरे इंसान ने कानून तोड़ा है भारत के अंदर, तो उसके सामने कोई गोरा जज होना चाहिए, कोई भारतीय जज नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इल्बर्ट बिल को ड्रॉप कर दिया जाता है, द प्रपोजल ऑफ द इल्बर्ट बिल वाज ड्रॉप। फिर लेटर ऑन इसके लिए अंदर फिर मिडिल पाथ आएगा 1884 के बाद, कभी बाद में बात करेंगे। जब आप मेरे प्लस के ऊपर जुड़ोगे तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में समझाऊंगा इल्बर्ट बिल क्या है। दिस हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत के अंदर अंग्रेजों की जो वंशीय भेदभाव थी उसको हाईलाइट कराया गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस द इंडियन पीपल रियलाइज्ड कि अगर हमको फाइट करना है, तो वी नीड समथिंग of a national movement, we need something which can unite us nationally। हमको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमको पूरे इंडिया को यूनाइट कर पाए और हमारा जो कॉमन एनिमी है उसकी तरफ हमको लेके जाए। एंड इन दिस सिचुएशन द नीड फॉर एन ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। 1880 के दशक में ही जो आपके रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे, उससे आगे बढ़ते हुए लोग सोच रहे थे कि हमको कुछ करना चाहिए। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी के बाद अचानक से ही इनफैक्ट भारत के लोगों के अंदर जो इच्छा थी और मजबूत हुई। क्या इच्छा मजबूत हुई कि यार हम ऑलरेडी इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस।
Now let us form an all India body. And in this situation, when the इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी took place, जब इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी घटनाओं के ऊपर चर्चा हुआ, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट इसके ऊपर अपना परिवेश या मैं कहूँगा कि अपनी भाषा को हाईलाइट कराते हुए सरकार को कटघरे में लिया। और इसी के कारण 1885 तक आते आते जो आपके रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जो आपके रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, कहाँ कहाँ बने थे? बॉम्बे, पूना, मद्रास, बंगाल, ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन थे। इन्हीं का ही मर्जर होते हुए, इन्हीं का ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर्जर होते हुए हमको देखने को मिलता है कि फाइनली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। क्या बन जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। और इस तरह से एक कांग्रेस नामक जो बॉडी है वो बनने की शुरुआत होगी। समझ में आया दोस्तों? तो हमको यहाँ से देखने को मिले कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद के जगने के पीछे के क्या क्या कारण थे। तो हम लोग जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर नेशनलिज्म बढ़ने के जो रीजंस को देख रहे थे, उसमें लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, इंक्लूडिंग जो ब्रिटिश कैरेक्टर था या जो ब्रिटिश रियलिटी थी, वो भारत के लोगों के सामने हाईलाइट हुई। इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनते थे, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस को भी एक डिज़ायर फेल्ट होती है कि हमको यूनिफाई होना चाहिए। और ये यूनिफाई होने का पीछे का ही कारण था कि नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई इन द ईयर 1885। And we find the formation of Congress will take place at a place called as Bombay। और बॉम्बे के अंदर कांग्रेस की स्थापना होते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ से अब हम लोग यहाँ के ये चैप्टर के सेकंड टॉपिक के ऊपर एक जस्ट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर ये टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कैसे बनती है, किस तरह से कांग्रेस के लोग अपने रिफॉर्म्स की डिमांड करेंगे और कांग्रेस का कैसे फॉर्मेशन होते हुए चीजें आगे चलेगी। 1885 के दिसंबर के अंदर कांग्रेस की शुरुआत होगी। कहाँ पे होगी? बॉम्बे के अंदर। एक्चुअली कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो कांग्रेस के फाउंडर के पीछे किताब के अंदर आपको नाम मिलेगा जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम के रूप में पहचानते हैं। ये एओ ह्यूम का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इज अ रिटायर्ड आईसीएस, इज अ रिटायर्ड आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के लीडर हुआ करते थे, या मैं कहूँगा ऑफिशियल हुआ करते थे, जिनको लग रहा था कि हमको भारत के अंदर, वो खुद चाहते थे, गोरे थे, ही वॉज अ वाइट पर्सन, स्टिल ही वांटेड कि मुझे कुछ करना है भारत के लोगों के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एओ ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस मिली। इनिशियली इनका प्लान था कि ये लोग पुणे के अंदर मिलेंगे, बट पुणे के अंदर उस टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी फैल जाती है, कुछ प्लेग का इश्यू था और फिर कॉलेरा, टाइफाइड का भी इशू हो गया था। इसके कारण इन्होंने अपना जो सेंटर है बॉम्बे के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज नाम की एक जगह आपको मिलेगी, किताबों के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। और वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो थे वो इकट्ठे होते हैं। ये लीडर्स में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इनफैक्ट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहचाने गए और यहाँ से ही कांग्रेस की शुरुआत हुई। एस.एन. बैनर्जी 1886 के बाद कांग्रेस के अंदर जुड़ेंगे, पोस्ट 1886। इनिशियली उनका ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, उसके साथ चलेंगे। रोमेश चंद्र दत्त वॉज एन आईसीएस, ही वॉज ऑल्सो एन आईसीएस, वो भी रिटायर्ड आईसीएस थे, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर की थी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में पहचानते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि दादा भाई नौरोजी का ही हम लोग कंट्रीब्यूशन के रूप में देख सकते। तो वो कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं 1886 के अंदर। बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये थर्ड प्रेसिडेंट बनेंगे कांग्रेस के एंड ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी फर्स्ट हो गए, ये हो गए। फिरोज शाह मेहता ऑलरेडी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन चलाते थे एंड देन ही मर्ज हिज बॉडी विद इन द कांग्रेस। और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये मद्रास महाजन सभा नाम की जो बॉडी है उसके साथ जुड़े हुए थे। और अगर आपको जानकारी होगी, द हिंदू करके जो न्यूज़पेपर आता है उनके साथ भी ये वन ऑफ द फाउंडर्स हुआ करते थे। तो इस तरह से इनिशियली जो कांग्रेस के लीडर्स मिले 1885 में,
उनमें से एस.एन. बनर्जी को छोड़ के ज़्यादातर लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। 72 के आसपास के डेलीगेट्स इकट्ठे हुए थे एंड ऑल ऑफ देम स्टार्टेड हाईलाइटिंग द नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई। ये जितने भी लीडर्स कांग्रेस के मिलेंगे ये अपने आप को क्या कहेंगे कि हम लोग मॉडरेट्स हैं, हम लोग नरम दल के लोग हैं, हमारी एक ही डिमांड है कि भारत के अंदर हम लोग राजकीय सुधार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस का प्रभाव हो, हम चाहते हैं कि जो शासन पद्धति है उसमें भारत के लोगों का थोड़ा बहुत दबदबा बना रहे। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। और कांग्रेस के जो लीडर्स थे फ्रॉम द ईयर 1885, याद रखेगा, फ्रॉम द ईयर 1885 वी फाइंड कि रिफॉर्म्स की डिमांड करते हुए मॉडरेट पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। तो हमने आज के क्लास के अंदर समझने की कोशिश की है कि कैसे नेशनल मूवमेंट के दौरान 1870s के दौरान या 1850s से लेके 1870s तक पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने की शुरुआत हो गई। इसी दौरान इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ता है, हमने आपको अभी पढ़ा है, और नेशनलिज्म के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो भी आपको बताया। बहुत सारे कानून इसके पीछे जिम्मेदार थे। इन सब कानून के कारण एक यूनिफिकेशन हुआ और यूनिफिकेशन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। ये कांग्रेस के अर्ली लीडर्स को मॉडरेट्स के रूप में पहचाना गया। इनके नाम पता होने चाहिए आपको, और एक ऑल इंडिया बॉडी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो आपको समझाऊंगा कि 1885 से लेकर 1900 तक का जो पीरियड था, ये पीरियड के दौरान मॉडरेट्स जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उन्होंने किस प्रकार के आंदोलन किए और किस तरह से इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांग के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की। 1900s के बाद का जो पीरियड है उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक और ग्रुप आएगा जिसका मानना था कि हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज चाहिए जिसे कहा जाता है स्वराज। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द स्वराज, हाउ द एक्सट्रीमिज्म विल कम टू पावर, और 1900s के बाद कैसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, मुस्लिम लीग की स्थापना और इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे आगे चलता है। तो यहाँ से ही हम लोग जो टॉपिक अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो उसे को ही हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं। मैं वेलकम करता हूँ कि आप हमारे क्लासेस के अंदर रेगुलर जुड़िए। मैं आपको डेली ये सेशन लेके आऊँगा, पूरा नेशनल मूवमेंट का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा फ्रॉम द एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी टॉपिक को कवर कराऊँगा। आज का सेशन यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडरेट पॉलिटिक्स ने क्या इंडिया को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की, कैसे कांग्रेस आगे चलता है और कांग्रेस किस प्रकार से इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म से लेकर मल्टीपल चीज़ों की शुरुआत करेगा। ये मेरा फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे चलेगा। इसके सिवा अगर आप और भी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री तो ये तो है ही नहीं, एनसीईआरटी तो बेसिक्स है, इसके ऊपर आपको अपने बिल्डिंग बिल्डअप करनी है, तो मैं वेलकम करूँगा कि आप PN लाइव कोड यूज़ किए, और PN लाइव कोड यूज़ करने के बाद हमारे साथ जुड़िए ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन दी अनअकैडमी प्लस। आई वुड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरे साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। दिस इज़ माई प्रोफाइल नायक प्रतीक अनअकैडमी के ऊपर, आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। ये फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस में भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए क्वेरी है तो माई टीम विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, वो आपको हेल्प करेगी, मेरे साथ भी कनेक्ट हो पाओगे, इंक्लूडिंग ये मेरी टेलीग्राम चैनल है। दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप इनफैक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रतीक UPSC इज़ दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे भी आपको मेरे क्लासेस की अपडेट और सब कुछ मिलती रहेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं आपको वेलकम करूँगा कि आप मेरे क्लासेस के अंदर जुड़िए। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, आपके डाउट्स भी ले पाऊँगा, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर से नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम और मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।